महाराज। व्यक्तित्व परिचय। हमारे देश के सुनहरे इतिहास में बहुत से वीर, महापुरुष और योद्धा ऐसे गुजरे हैं जिनके शौर्य, पराक्रम और विजयी मानसिकता की प्रेरणादायक दास्तान दुनिया भर में लोकप्रियता की सीमाएं लांघ चुकी है। शूर वीरों और महानायकों की शख्सियत से प्रभावित होकर दुनिया भर में बहुत से लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए हुए परोपकारी रास्ते पर जीवन भर चलने का प्रयास करते हैं। इसका उदाहरण इसके सिवा और कुछ भी नहीं है कि भारत की इन ऐतिहासिक शख्सियतों की फितरत उन लोगों की फितरत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी जो सत्ता के आसन पर बैठकर जनता के लिए बड़े दुख दर्द की वजह बन जाते हैं और बेहद कड़े और कठोर फरमान जारी कर उनकी जिंदगी दुश्वार बना दिया करते थे। ये महापुरुष सिर्फ इसलिए महापुरुष नहीं थे कि उनके भीतर कुछ करिश्माई शक्तियां थीं, बल्कि वो महापुरुष इसलिए थे कि वो समाज के हर धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय और समुदाय को बराबरी की नजर से देखते थे। समाज के हर एक शख्स के साथ इंसाफ से काम लिया करते थे। सुशासन की स्थापना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद हुआ करता था। राजनीतिक वर्चस्व और शासकीय ताकत होने के बावजूद ये महापुरुष अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन समाज के गरीब, दुखिहारों और बेसहारों पर कभी नहीं किया करते थे। उनकी गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए दर्ज हुई क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी सत्ता और उसकी ताकत का इस्तेमाल अपनी क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को हरने के लिए किया था। इन्हीं महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं की फहरिस्त में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी शामिल है। एक बहादुर, बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक होने के साथ ही शिवाजी महाराज सेक्युलर विचारधारा और विशाल हृदय के मालिक थे, जिसमें सैकड़ों धर्म और वर्ग के लोग बसते थे। उनका स्वभाव शालीन, गंभीर और निर्णायक क्षमता से भरा हुआ था। वे सिर्फ एक बहादुर और निडर शासक ही नहीं थे, बल्कि समय रहते सटीक निर्णय लेने की ताकत से भी ओतप्रोत थे। चतुराई और कुशलता के साथ दुश्मन से निपटते थे। शिवाजी महाराज सेक्युलर विचारधारा के पोषक थे, जिन्हें समाज के सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को एकजुटता के बंधन में बांधने का हुनर भी बखूबी आता था। संकीर्णवादी विचारों से ऊपर उठकर शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं की ही कद्र नहीं किया करते थे। शिवाजी महाराष्ट्र सूबे से लेकर देश के हर एक नागरिक की धार्मिक भावनाओं का दिल से आदर सम्मान करने वाले इंसान थे। वे पहले शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के ताकतवर बादशाहों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। उनकी भिड़त मुगल साम्राज्य के सबसे बलशाली सम्राट औरंगजेब आलमगीर से थी। ये जंग अपने राज्य के अस्तित्व और स्थापना के लिए लड़ी गई एक राजनैतिक जंग थी। जब राज्याभिषेक के बाद उनकी ताजपोशी हुई तो उनके प्रथम सेनापति नूर खान बेग और नौसेना प्रमुख दरिया सारंग मुसलमान थे। मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने कभी शिवाजी महाराज के राजा बनने का विरोध नहीं किया और बेहतरीन रियासत की स्थापना के लिए जिंदगी भर उनके आदेशों का पालन करते रहे। अपने 50 वर्षीय जीवन काल में ही शिवाजी महाराज ने उन उपलब्धियों को हासिल कर लिया था जिसे किसी एक राजा के 3-4 खानदान भी मिलकर अर्जित नहीं कर सकते थे। इसी के साथ अपने मराठा साम्राज्य की स्थापना और ढेरों विजयी दास्तानों से उन्होंने ये साबित भी कर दिया था कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं बल्कि बुलंद हौसले, साहस बल और आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। प्रारंभिक जीवन। शाहजहां के जमाने में जन्मे थे वीर शिवाजी महाराज। वो जमाना अलगाव और बिखराव का था। सुनहरा हिंदुस्तान यहां तक पहुंचते पहुंचते बिखरकर पूरी तरह विदेशी शक्तियों के चुंगल में फंस चुका था। दक्षिण में आदिल शाही,
निजामशाही, कुतुबशाही शासकों की नीतियों के खिलाफ भारत के कुछ शासक अब सिर उठाने लगे थे। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी विस्तारवादी सोच की वजह से उत्तर दिशा के राज्यों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास शुरू कर दिया था। उसने खास तौर से दक्कन को फतह करने के लिए अपने बड़े लाव लश्कर के साथ एक बहुत बड़ी फौज को रवाना कर दिया था। ये सेना भी कोई मामूली सेना नहीं थी, बल्कि उस दौर के आधुनिक माने जाने वाले खतरनाक और धारदार हथियारों से लैस थी। महाराष्ट्र का पूना शहर उस समय शाहजी की जागीर में शामिल था, जिसे बीजापुर के आदिल शाह ने तबाह कर दिया था। शाहजी के लिए यह बड़ी कठिनाई और परीक्षाओं का दौर था। उनके आगे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। उन्हें यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सेना और कुछ गिने चुने लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए वे आखिर किस दिशा का रुख करें। दुश्मनों से छिपकर रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा और मजबूरी बन चुका था। उसी उपापोह और भाग दौड़ भरे माहौल में भाग्य को भी यही मंजूर था कि शिवाजी महाराज इस धरती पर कदम रखकर अपने पिता को समझाएं। किस्मत को शायद यही मंजूर था कि शिवाजी महाराज मराठाओं को मुगल साम्राज्य के चुंगल से आजाद करवाकर उनके सर पर मंडरा रहे संकट के बादलों को छाटें और उन्हें पीड़ा, निराशा और दुख दर्द के दलदल से बाहर निकाल लाएं। याद रहे कि शिवाजी के पिता शाहजी मुगल बादशाहों के लिए काम करते थे। उसी समय शिवाजी की मां जीजाबाई गर्भवती हो गई थीं। उनके गर्भ में भारत का एक वीर सुपुत्र पल रहा था। एक दिन जब उनके गर्भ में तेज दर्द उठा तो शाहजी को अचानक अपने एक पुराने किले शिवनेरी की याद आई, जो पुणे जिले के जुन्नर के करीब ही स्थित था। ये किला दुश्मन के हमले से बचने के लिए सबसे बेहतर ठिकाना था। किले के इर्द गिर्द कुछ ऐसी मजबूत दीवार और दरवाजे थे जिन्हें भेद पाना शत्रुओं के लिए आसान नहीं था। शिवनेरी के इस किले में जीजाबाई ने एक भावी वीर पुरुष और योद्धा को जन्म दिया। जब शिवाजी का जन्म हुआ तो उस समय उनके पिता के पास कोई रियासत, जागीरदारी शेष नहीं रह गई थी। पिता के पीछे आदिल शाही के सुल्तान पड़े हुए थे। शिवाजी बचपन में खेलते थे किले फतह करने का खेल। इस देश के गौरवशाली इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी शख्सियत के जन्म ने उसके इतिहास को और अधिक गौरवमयी और प्रतिष्ठित बनाने का काम किया। इस अनोखे वीर पुरुष का जन्म शिवनेरी के किले में 19 फरवरी 1630 में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले जहां एक शक्तिशाली सामंत की हैसियत से परायणता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे, वहीं उनकी मां जीजाबाई भोसले एक बेहद प्रतिभावान, विवेकशील, निडर, साहसी और बेबाक स्वभाव की महिला थीं। मां ने अपने लाडले पुत्र के भविष्य की चिंता उसके बचपन से ही करनी शुरू कर दी थी। बेटे के प्रशिक्षण के लिए उन्हें कुशल मार्गदर्शक के नेतृत्व में तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्र चलाने के गुण सिखाए जा रहे थे। मां ने बचपन से ही उन्हें भारत के वीरों की कुछ ऐसी प्रेरणादायक गाथाएं सुना दी थीं, जिसे सुनकर उनके भीतर का जज्बा जाग उठा और वे राष्ट्र हित में अपने जीवन को समर्पित करने की सोच में डूब गए। उनके मन पर धीरे धीरे वीरता और साहस से जुड़ी कहानियों की छाप पड़ने लगी और वो इन कहानियों को अपने कर्मों के सांचे में ढालने की कोशिश करने लगे। इस नन्ही उम्र से ही उनके भीतर राष्ट्र सेवा की भावना जागने लगी थी। वे बचपन से ही मुगलों से लोहा लेने की सोचने लगे थे। इसके लिए उन्होंने अपने साथियों और जंगल और पहाड़ी इलाकों में आबाद लोगों को तलवारबाजी सिखाने का और अपनी सेना का गठन करने का संकल्प भी ले रखा था। इस विचार को शिवाजी ने उस उम्र में अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, जब आम बच्चे अभी मिट्टी में हाथ सानकर खेलकूद में मगन रहा करते थे। असाधारण ही होते हैं किसी युग पुरुष के विचार। ये किसी असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है
कि वो समाज के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग विचार रखता है। जिस उम्र में बच्चे अपने खिलौनों के साथ वक्त गुजारते थे, शिवाजी उस उम्र में युद्ध के गुण और कौशल सीखने और सिखाने में लगे रहते थे। बचपन में ही वे अपनी उम्र के बच्चों को इकट्ठा करते और नकली किला बनाकर और उन पर जीत का परचम लहराने का खेल खेला करते थे। बचपन का ये खेल इस बात का इशारा है कि शिवाजी को किला फतह करने का किस कदर शौक और जज्बा रहा होगा। बचपन का ये खेल भी जवानी के पड़ाव पर पहुंचकर वास्तविक रूप ले बैठा और आखिरकार किला फतह करने का उनका सपना साकार हो गया। शिवाजी के गुरु कोंडदेव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का कौशल सिखाया था। मशहूर है शिवाजी के बचपन का ये प्रेरणादायक किस्सा। शिवाजी ने अपने बचपन के शुरुआती 6 सालों को घोर अशांति और उपापोह के आलम में गुजारा था। जब मनुष्य पर कोई आफत, संकट या मुसीबत आती है और वो हालात के धारों से ना घबराकर उनसे कुशलतापूर्वक बाहर निकल आता है, तो वो उसी समय अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करने लगता है। वो आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए भी कमर कसकर पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। बचपन में ही कठोर हालात का सामना करने के बाद शिवाजी अंदर से एक अनोखी ताकत और साहस का स्मरण करने लगे थे। उधर जीजाबाई भोसले ने भी उनकी शिक्षा से जुड़े भविष्य को उज्जवल सजागार बनाने का मानो प्रण ले रखा था। हर शाम वो कंदील और मोमबत्ती जलाकर अपने बेटे को पास बुलाती और उन्हें भरपूर प्रेम और स्नेह के साथ भारत के वीर सुपुत्रों और महापुरुषों की कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों में शिवाजी गहरी रुचि दिखाते थे। वीर गाथाओं का असर ये हुआ कि वो बचपन में ही उनके समान गुणों और प्रतिभाओं को अपनाने की कोशिश करने लगे। जीजाबाई भी ये बखूबी समझती थीं कि बच्चों के प्रशिक्षण और तरबियत के प्रति किसी माँ की जिम्मेदारी क्या होती है। उन्हें अपने कर्तव्यों का भली भांति एहसास था, जिसका निर्वाह वो परायणता के साथ कर रही थीं। उनका प्रयास रंग लाता नजर आया और शिवाजी के जीवन की राह तय करने वालों में वो पहली मार्गदर्शक साबित हुईं। शिवाजी केवल अपनी मां का ही सम्मान नहीं करते थे। मां के मार्गदर्शन के बाद उनके मन में देश के शूरवीरों, संतों और महापुरुषों के लिए भी गहरी प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना उमड़ने लगी थी। मां के हाथों कहानियां सुनकर वो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और काबिलियत से प्रभावित हो गए और उनके कर्मों एवं आचरणों को अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करने लगे। बड़े होकर वीर पुरुषों की तरह लड़ाकू और बहादुर बनना चाहते थे। बचपन से ही मुगलों और विदेशी ताकतों को देश से खदेड़कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का विचार उनके मन में आने लगा था। एक शाम जब उनकी मां उन्हें शिक्षा और मार्गदर्शन दे रही थीं, तो उसी बीच में उन्होंने एक चतुराई भरा सवाल कर दिया। उन्होंने मां से पूछा कि मां, पिताजी हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मां ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिताजी एक वीर योद्धा हैं जो हमेशा रणभूमि पर अपने दुश्मनों के विरुद्ध अपने जबरदस्त साहस और कौशल का प्रदर्शन किया करते हैं। वो सुल्तान के लिए काम करते हैं। शिवाजी ने मां की ओर एक तार्किक सवाल दागते हुए कहा, माता, मुझे बताइए कि मुझे जीवन के किस मार्ग को चुनना चाहिए। क्या मुझे एक विदेशी सुल्तान जिसे हमारे पिता का समर्थन प्राप्त है उससे लड़ना चाहिए, या फिर स्वराज की स्थापना, या अपने लोगों को विदेशियों के चुंगल से आजाद कराने के लिए मोर्चा खोल देना चाहिए? मां शिवाजी के इस प्रश्न पर हैरान रह गईं। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने पुत्र को सीधे मार्ग पर डालने का इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता। उन्हें पता था कि शिवाजी अपनी माता को किस सम्मान भरी नजर से देखते हैं। बेटे के सवाल पर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अपने लोगों के अधिकार दिलाने के लिए कमर कस लेनी चाहिए और उन्हें विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अपनी वीरता, युद्ध कौशल
और असाधारण बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। मां ने पहले से ही शिवाजी के मन में राष्ट्र प्रेम और स्वराज की भावनाओं को कूट कूट कर भर दिया था। मां का उत्तर मिलते ही शिवाजी ने प्रसन्न मुद्रा में उनका शुक्रिया अदा किया। एक दिन पिता का आदेश पाकर अपने क्षेत्र से कहीं दूर पुणे में शिवाजी अपनी मां के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सफर पर रवाना हो गए। उसी बीच उनका रथ हवा से बातें कर रहा था। सफर के दौरान वे अपनी धरती को निहार रहे थे। उन्होंने रथ पर ही अपनी मां से यह दावा कर दिया कि मां, ये सरजमीन हमारी है और एक दिन हमारी होकर रहेगी। मुगलों की टक्कर में भी नहीं था कोई भारतीय शासक। शिवाजी के समय मुगल सल्तनत अपने राजनीतिक क्षेत्र पर कब्जे और वर्चस्व के मामले में चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उनके मुकाबले में हिंदुस्तान भर में शिवाजी के अलावा कोई और भारतीय शासक खड़े होने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर रहा था। उस दौर में भारत पर शाहजहां की हुकूमत थी, जिसे किसी से भी विशेष चुनौतियों का सामना नहीं था। इसलिए मुगलों की महत्वाकांक्षा अब यही थी कि दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य के अधीन कर पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया जाए। मुगल अपने कदम पीछे खींचते भी तो क्यों, यहां शिवाजी के अलावा कोई उनके मुकाबले में खड़ा होने वाला भी नहीं था, जो अभी बचपन और बेबसी के दौर से गुजर रहे थे। दक्षिणी क्षेत्रों में आबाद राज्यों को दक्कन की संज्ञा दी गई थी, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य आदिल शाही सल्तनत में अपनी जड़ें जमा चुके थे। अहमदनगर में निजाम शाही वंश के शासक राज करते थे। बीजापुर में आदिल शाही हुक्मरानों का शासन था, तो गोलकुंडा में सुल्तान कुतुब अल मलिक के वंशजों का राज कायम था। बीजापुर के राजाओं को आदिल शाही कहा जाता था और गोलकुंडा को कुतुब शाही का नाम दिया गया था, जो स्थानीय जागीरदार द्वारा चलाए जाते थे। उनके आदेशों का पालन करना वहां की प्रजा के लिए नितांत आवश्यक था। बीजापुर के सुल्तान ने पुणे की जागीर शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को सौंपी थी। इस जागीर में निगरानी की जिम्मेदारी दादाजी कोंडदेव नामक एक व्यक्ति किया करते थे। एक दिन कोंडदेव नन्हे शिवाजी को लेकर सैर पर निकले। चहलकदमी के दौरान शिवाजी महाराज की नजर पुणे शहर में स्थित एक खूबसूरत किले पर जा ठहरी और उन्होंने दादाजी से आखिरकार पूछ ही लिया, दादाजी, ये किला किसका है? दादाजी ने उत्तर दिया कि यह किला तोरण का है, जिसका संबंध बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से है। यह किला उन्हीं के अधीन है। दादाजी का उत्तर सुनकर बाल शिवा हैरान और परेशान हो गए। उन्हें समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने झट से पूछा, जब पुणे की ये जागीर हमारे नाम है तो फिर इस किले का संबंध आदिल शाह से क्यों है? दादाजी कोंडदेव ने बाल शिवा को स्पष्ट लहजे में समझा दिया था कि मुगल साम्राज्य आदिल शाही सल्तनत में किसी जागीर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन पर हमारा स्वामित्व या मालिकाना हक है, बल्कि हम लोग स्वयं एक संरक्षक की हैसियत से इन जागीरों की केवल देखभाल कर रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी और इतिहासकारों का मानना है कि दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों की ये मान्यता भी है कि दादाजी कोंडदेव की भूमिका किसी गुरु की नहीं थी, बल्कि वे स्वयं आदिल शाही सल्तनत में किसी एक विशेष जागीर के अधिकारी थे। इस सिलसिले में प्रसिद्ध इतिहासकार शिवरत्न शेट्टी का कहना है कि कोंडदेव के शिवाजी महाराज के गुरु या प्रशिक्षक होने या ना होने से जुड़े सवाल पर महाराष्ट्र में दो मत प्रवाहित हो रहे थे। शिवाजी महाराज बचपन में बेंगलोर से निकलकर पुणे में बस गए थे। पुणे में उनके पिता शाहजी भोसले ने 10 से 12 लोगों पर आधारित एक मार्गदर्शक दल को तैनात कर दिया था। ये दल कदम कदम पर बाल शिवा का मार्गदर्शन करता था, उसे ज्ञान, बोधित्व, प्रतिभा और युद्ध के कौशल सिखाया करता था। इस दल में खास तौर से जिनके नाम प्रचलित हैं उनमें कान्हाजी देशमुख, कृष्णाजी लोखरे और दादाजी कोंडदेव शामिल हैं। शिवाजी से मराठा,
जोड़ने लगे थे आशा। शिवाजी और साहस के बीच रिश्ते की मजबूती अब आम मराठाओं को भी नजर आने लगी थी। उनके अंदर अपनी कौम का नेतृत्व करने का मादा प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद था। जो शख्स जिन विशेषताओं या अवगुणों से परिपूर्ण होता है, उनकी ये विशेषताएं और अवगुण धीरे धीरे मंजरे आम पर आने ही लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा, उसका जोश और मेहनत से भरे कर्म सही दिशा में हो, तो शीघ्र ही लोगों में उसकी खूबियों के बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगता है। लोग जल्द ही उनसे ढेरों आशाएं जोड़कर उसे अपना नायक मान बैठते हैं और इस तरह वो व्यक्ति भी लोगों की प्रशंसा पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए कमर कस लेता है। इंसान की फितरत है कि जब वो समाज से अपने बारे में सकारात्मक चर्चा या प्रशंसा सुनता है, तो उसके भीतर कुदरती तौर पर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ती है। फिर उसके इरादे पहले से कहीं और अधिक बलशाली और मजबूत हो जाया करते हैं। एक राजा के संबंध में तो सकारात्मक चर्चा और तारीफ का ये मामला तो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके समाज ने उसे अपना नायक स्वीकार करते हुए उससे अपनी उम्मीदें कायम कर रखी हैं। मराठा भी शिवाजी महाराज का शौर्य और पराक्रम देखकर अब उनसे आशाएं समृद्ध करने लगे थे। वे यही चाहते थे कि कोई ऐसा वीर पुरुष मराठाओं के वंश से जन्मे जो स्वराज की स्थापना के लिए विदेशियों को घुटने टेकने और अपने वतन वापस लौटने पर मजबूर कर दे। शिवाजी अपने समकालीन राजाओं के मामले में अत्यंत भिन्न, अद्भुत और निराले थे। उनके सभी सद्गुण अपने आप में बेजोड़ थे, जो उस समय के किसी भी राजा में नहीं पाए जाते थे। यही कारण है कि जब शिवाजी महाराज की नेतृत्व क्षमता की तुलना की बात आती है, तो बहुत से इतिहासकार बेहिचक उनकी तुलना सिकंदर सम्राट या जूलियस सीजर से कर देते हैं। सिकंदर महान और जूलियस सीजर अपने दौर के बेहतरीन कूटनीतिज्ञ और जबरदस्त नेतृत्व क्षमता से लैस सम्राट माने जाते हैं। कहते हैं कि सम्राट सिकंदर के साम्राज्य में किसी परिंदे में भी इतनी ऊर्जा और ताकत नहीं थी कि वो परवाज भरकर उसके हुकूमत के दायरे से बाहर निकल जाए। सिकंदर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने में सफल हो गया था। कहा जाता है कि उसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। लेकिन शिवाजी महाराज और उसके बीच ये साफ अंतर था कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत जाने के बाद भी अपने मन पर जीत हासिल नहीं कर पाया, जबकि शिवाजी महाराज की महत्वाकांक्षा सीमा के उस पार नहीं थी, बल्कि वे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करने की जुगत में लगे थे और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गए थे। सेक्युलर और मानवतावादी विचारधारा के पोषक थे वीर शिवाजी। शिवाजी महाराज समूचे देश को मुगलों और विदेशी शक्तियों के चंगुल से आजाद कराकर स्वराज और सुशासन स्थापित करना चाहते थे। उनकी मंशा और सोच विस्तारवादी नहीं थी। वे किसी की जमीन को जबरन हड़पना नहीं चाहते थे और ना ही प्रलोभन के चलते विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, सभी भारतवासियों के लिए स्वराज की स्थापना और समान अधिकार। अब इस लक्ष्य के लिए उन्हें अपना सर भी कटाना पड़े तो वे अपनी जान को भी इस देश की आजादी के लिए एक सस्ती कीमत समझते थे। दरअसल शिवाजी आत्मविजेता बनकर इस देश की सरजमीन के प्रति खुद को समर्पित करना चाहते थे। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन भर जोरदार प्रयास, कड़ा संघर्ष और कठिन चुनौतियों का सामना भी किया था। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्षों और दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाने के ये सारे विचार उन्हें बचपन में ही आने शुरू हो चुके थे। दुश्मनों के लिए भले ही उनके विचार सख्त रहे हों, लेकिन इस देश के वासियों के लिए वे सेक्युलर विचारधारा रखते थे। इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, समुदाय या जाति से संबंध रखता था, वो उनके लिए परिवार के खास सदस्यों की तरह था, जिसकी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को वो किसी हाल में चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। बचपन से ही उनका मन हिंसा के विचारों से बिल्कुल शून्य था, लेकिन अपनी जमीन पर किसी अजनबी के कब्जे को वे किसी हाल में
सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने जब होश संभाला तो भारत चौतरफा विदेशी ताकतों के अधीन रहकर गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। शिवाजी के गुरुओं का कम नहीं रहा योगदान। शिवाजी ने भारत की राजनीतिक परंपराओं, राजधर्म, राज्य की व्यवस्थाओं का भी गहराई के साथ जायजा लिया था। इस ज्ञान को प्राप्त करने में उनके गुरु और मार्गदर्शकों ने भारी सहायता की थी, जिससे वे आने वाले दिनों में एक राजा की हैसियत से अपने फर्ज और जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचने लगे थे। बचपन से ही उनका मन मानवतावादी विचारधारा की ओर झुका हुआ था। यही कारण रहा कि साम्राज्य मिल जाने के बाद भी वे किसी अहंकारी राजा की तरह मगरूर नहीं हुए। राज्य की व्यवस्थाओं में सुधार तथा शासन प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखने के प्रयासों में व्यस्त नजर आते रहे। किसी बच्चे में यदि शुरुआत में ही मानव दोषी गुणों को मिटा दिया जाए तो आगे चलकर वो एक परोपकारी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। वो समाज का कल्याण करने की दिशा में कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जिससे दबे कुचले और पसमानदा तबकों के चेहरे की मुस्कुराहटें लौटाई जा सकती हैं। शायद इसी फलसफे को शिवाजी महाराज के गुरुओं से अधिक उस समय और कोई महसूस नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाने की परवाह मन में लिए जी तोड़ मेहनत और वफादारी का प्रमाण पेश किया था। ये साधारण सा पत्थर जब हीरे का रूप धारण कर मंजरे आम पर आया तो भारतीय इतिहास के उन बहुमूल्य रत्नों में शुमार हुआ जिसका खरीदार सारी धन दौलत लुटा देने के बाद भी कोई ना बन सका। यहां तक कि विरोधियों के पास भी इस हीरे की चमक मिटाने यानी शिवाजी महाराज की असाधारण नीतियों के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं रह गया था। हथियारबाजी और युद्ध के कौशल में माहिर शिवाजी कभी अधूरे मन से शस्त्र नहीं चलाते थे। उनका निशाना अचूक था जो हमेशा लक्ष्य पर ही लगा करता था। गुरु भी शिष्य के यौद्धिक कौशल और योग्यताओं के कायल थे। गुरुओं को अपने इस शिष्य से काफी उम्मीद थी कि उनका शिष्य आने वाले दिनों में एक दिन उनका सर सम्मान से जरूर ऊंचा करेगा। शिवाजी शस्त्र चलाने के मामले में सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने साथियों को भी शस्त्र धारण करने और हथियार चलाने के सही तरीकों और बारीकियों को बेहतर ढंग से समझाया करते थे। बचपन में ही उन्होंने अपने और अपने साथियों को भी कसम खिला रखी थी कि जब तक वे भारत को मुगलों के साम्राज्य से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेते, चैन की सांस नहीं लेंगे। हैरत इस बात पर है कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर और समर्पित करने की कसम उन्होंने बालावस्था में ही ले रखी थी। इसी के साथ देश पर आए किसी भी नकारात्मक हालात या संकट से निपटने के लिए भी वे बचपन से ही पूरी तरह मुस्तैद और तैयार थे। ये उनका राष्ट्र प्रेम और अपनी सरजमीन से बेपनाह प्यार का जज्बा ही तो था जो विदेशियों यानी मुगलों को देश से बाहर निकालने के लिए बलिदान की हद से गुजरने के लिए भी तैयार था। देश को स्वतंत्र और आजाद फिजा में सांस दिलाने के संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते रहे और हर मुसीबत के सामने छाती तानकर खड़े होते रहे और विश्वास उनके हक में किसी अमृत से कम साबित नहीं हुआ था। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का यही अमृत कठोर हालात और प्रतिकूल माहौल में भी उनकी झुकती कमर को सीधा रखने और ताकतवर दुश्मनों से दो दो हाथ करने में मदद किया करता था। पिता शाहजी भोसले ने मलिक अंबर के साथ मिलकर डेक्कन में मौजूद दुश्मनों से लोहा लिया था और हर संभव कोशिश कर अपने क्षेत्र को मुगलों के हाथों में न सौंपने का संकल्प ले रखा था। उन्होंने हमेशा अपने राज्य को बीजापुर की सल्तनत से अलग रखने के लिए संघर्ष किया था। उनकी चाहत और मंशा यही थी कि किसी तरह अपने राज्य में स्वराज की स्थापना की जाए। चूंकि यही खून शिवाजी की रगों में भी दौड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मुगलों के सामने घुटने ना टेकने की कसम ले ली। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शिवाजी नाम के इस बालक ने वफादार, होशियार और साहसी मराठाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। सेना के गठन के बाद आसपास के इलाकों पर
आक्रमण किया और उन्हें एक पर एक जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला वार बीजापुर सल्तनत में स्थित द्रोणा किले पर किया। चतुराई और पराक्रम की बदौलत पहले हमले में ही विजय का स्वाद चख लिया था। अपनी वीरता और शौर्य की बदौलत ही उन्होंने इस किले पर विजय का ध्वज फहराया था। इस जीत से उनके और मराठा सैनिकों में हर्षोल्लास और आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ी। शिवाजी ने अपने युवा सैनिकों के साथ मिलकर 1647 तक एक पर एक हमले किए और बहुत जल्द कोंधाना और राजगढ़ के किले पर जीत का परचम लहरा दिया। इस तरह आक्रमणकारी नीति अपनाकर उन्होंने अपने दुश्मनों की नाक में दम कर दिया और पुणे के अधिकांश दक्षिणी क्षेत्रों पर राज कायम कर लिया था। भीषण और बड़े युद्ध के लिए हुए तैयार। शिवाजी महाराज के पिता आदिल शाही सल्तनत के लिए काम करते थे। उस समय अभी छत्रपति शिवाजी राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने और स्वराज की स्थापना के गुण सीख रहे थे। उन्हीं दिनों भारत में मुगलों की सल्तनत थी और दक्कन पर आदिल शाही सल्तनत का हेडक्वार्टर था। आदिल शाही सल्तनत का भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा था। इन परिस्थितियों में महाराज शिवाजी के पास युद्ध के संसाधन के रूप में अभी कुछ भी नहीं था। उनके पास कोई बहुत बड़ी संख्या में सैन्य बल भी नहीं था जिसके सहारे वो मुगल और दक्कन में आदिल शाही सल्तनत की नींव हिला देते। लेकिन इन हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। महाराज शिवाजी अपने बचपन की आदत के चलते आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण बहुत करते थे। इस तरह वे इन क्षेत्रों के अन्वेषण और उनकी लगातार छानबीन किया करते थे। शिवाजी धीरे धीरे अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए थे। दुश्मनों के इलाकों का भ्रमण करने के बाद उन्हें बखूबी ये समझ में आने लगा था कि यदि भारत के लोगों को स्वतंत्र फिजा में सांस लेने का अवसर दिलाना है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सेना का निर्माण बेहद जरूरी है। सौभाग्य से मावल क्षेत्र के लोगों से शिवाजी महाराज की गहरी दोस्ती भी हो गई थी। इस क्षेत्र के लोग अत्यंत गरीब और पिछड़ेपन का शिकार थे। ये लोग जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित और बिल्कुल संसाधन विहीन थे। मावाल की जनता पिछड़ी तो थी, लेकिन उनके पास प्राकृतिक तौर पर साहस, आत्मबल और शस्त्र चलाने का जबरदस्त कौशल पाया जाता था। शिवाजी महाराज ने उनकी इन्हीं योग्यताओं और गुणों की पहचान कर ली थी और उन्हें काम में लाकर दुश्मन के खिलाफ ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ सामना करने का प्रयास शुरू कर दिया था। यह घटना दरअसल उन दिनों की है जब बीजापुर जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा था। बीजापुर अभी आंतरिक और विदेशी ताकतों से संघर्ष कर रहा था। अंदरूनी कारण ये थे कि इस देश के कुछ जागीरदार ही मुगलों और आदिल शाही सल्तनत के हामी और समर्थक थे। मुगलों के लिए काम करने वाले ये जागीरदार छत्रपति शिवाजी के लिए बड़े सिरदर्द बने हुए थे। शिवाजी ने मावल के राष्ट्रप्रेमी सुपुत्रों को एकत्रित किया और उनके बीच स्वराज का संदेश फैलाकर विदेशियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तदबीर करने लगे। दुश्मन को चकमा देने के लिए शिवाजी ने मावल की घुमावदार घाटियों और पहाड़ियों का सहारा लिया। मावल के वीर लड़ाकों का मिला साथ। मावल पूर्णा जिले के पश्चिम भाग में स्थित एक बड़े पहाड़ी इलाके का नाम है, जहां के बाशिंदे पढ़े लिखे भले ही नहीं थे, लेकिन युद्ध कौशल से परिपूर्ण और लड़ाका माने जाते थे। शिवाजी के शुरुआती संघर्ष के दिनों में पहले पहल यही क्षेत्र उनके आघड़ मित्रों और वफादार सैनिकों का ठिकाना बना। यहीं पर शिवाजी ने लोगों को राष्ट्रीयता के बंधन में एकजुट किया और लड़ाकुओं की एक अभेद टोली तैयार की थी। ये लड़ाके इतने वफादार थे कि देश की आजादी के लिए अपनी जान तक से हाथ धोने के लिए तैयार थे। अब जो शख्स सिर पर कफन बांधकर निकल खड़ा हो तो दुश्मन तो दरकिनार, मौत भी उससे अपना दामन बचा कर चलने लगती है। 3 साल तक मावल के हर एक गांव का भ्रमण। शिवाजी महाराज लगभग 3 सालों तक मावल के अनेक गांवों और पहाड़ी इलाकों का गहराई से निरीक्षण करते रहे। इस निरीक्षण के चलते मावल की हर एक वादी
रास्तों और तंग गलियों का उन्हें भली भांति ज्ञान हो गया था। इन 3 सालों में न सिर्फ ये कि उनका परिचय मावल के प्रत्येक निवासी से हो गया था, बल्कि इसी के साथ उन्हें पहाड़ी इलाकों का भी अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। इसी कारण दुश्मनों के विरुद्ध रणनीति बनाने में भी उन्हें काफी मदद मिलती थी। वहां के बाशिंदों में शिवाजी ने असीम साहस बल, आत्मविश्वास और कुछ ऐसी दृढ़ता देखी जिससे उनकी आंखें चमक उठी थीं। यहाँ के निवासी जंगल और पहाड़ के करीब रहकर ही अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बिताते थे, इसलिए ये इलाके जहां अजनबी लोगों के नजदीक अत्यंत संकटमयी और भयानक समझे जाते थे, वहीं शिवाजी और मावल सेना के लिए जंगल और पहाड़ी का इलाका खेल के किसी मैदान से कम नहीं था। फायदेमंद बात यह थी कि जल्द ही ये इलाका उनके लिए भरोसेमंद और बहादुर सैनिक मित्रों का केंद्र बन गया। इसी इलाके से उन्होंने अपने शत्रुओं को चकमा देकर युद्ध की नीतियों और योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया। शिवाजी ने शीघ्र ही रणबांकुरों की एक ऐसी टोली तैयार कर ली थी जो अपने देश को विदेशी साम्राज्य के चुंगल से मुक्त कराने के लिए कफन बांधकर सरफरोशी के लिए खड़ी थी। उनकी सेना में वीर, बहादुर और युद्ध कौशल में माहिर मावली भर्ती होने लगे और देखते देखते एक छोटी मगर घातक सेना तैयार हो गई। मावल का घुमावदार और विचित्र क्षेत्र उनके शत्रुओं के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था और शिवाजी और उनके सैनिकों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा ये रहा कि वे और उनके सैनिक अपने क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, जबकि उनके दुश्मन बस दूर से ही इलाकों से परिचित थे। मावली बाशिंदों के कदावर नेता छत्रपति शिवाजी महाराज। मावल यूं तो एक पिछड़ा और पसमानदा क्षेत्र था, जहां गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, सामाजिक तिरस्कार, भुखमरी और हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी थीं। शिवाजी का नेतृत्व पाकर उनके भीतर एक नई सोच का जागरण हुआ। संगीन हालात में मावली ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शिवाजी की स्वराज स्थापना की कल्पना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। उन्हें महसूस होने लगा था कि स्वराज के सपने को कोई नेता अगर हकीकत में बदल सकता है तो वे वीर शिवाजी महाराज हैं। उनके पास शिवाजी के अलावा दूसरा कोई और विकल्प भी नहीं था। वे मानसिक गुलामी की जंजीरों से खुद को आजाद तो कराना चाहते थे, लेकिन इस चाहत को ताकतवर दुश्मनों की मौजूदगी में जाहिर नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता था कि उन्हें बरसों से ही ऐसे ही किसी वीर योद्धा की तलाश थी जो शिवाजी से मिलने के बाद पूरी हो गई थी। शिवाजी मवालियों की योग्यता से भली भांति अवगत थे। वे समझ चुके थे कि उनके पड़ोसी पिछड़े जरूर हैं, लेकिन अगर उन्हें इन हालातों में भी सही दिशा में मार्गदर्शित कर दिया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम बरामद हो सकते हैं। उन्हें लगने लगा था कि यदि मवालियों का नेतृत्व सटीक दिशा में कर दिया जाए तो वे किसी गाइडेड मिसाइल की तरह दुश्मन के सिर पर गिरेंगे और उन्हें भारी क्षति और नुकसान पहुंचा देंगे। मावल के लोग जंगल में रहते थे। वे अपने अस्तित्व की रक्षा और भूख मिटाने के लिए जब शेर से लड़ सकते थे तो फिर विदेशी शक्तियों से दो दो हाथ करने में उन्हें कोई हिचक या डर क्यों महसूस होता। मावल सैनिकों की टोली केवल अति उत्साहित और जोश से भरे युवा सैनिकों की टोली नहीं थी, बल्कि शिवाजी का नेतृत्व पाकर युद्ध की नई नवेली और आश्चर्यजनक नीतियों से भी वे अवगत हो रहे थे। शिवाजी का साथ पाकर उनके इरादे और साहस और अधिक मजबूत होने लगे थे। हिंदवी साम्राज्य के स्थापन की प्रतिज्ञा। शिवाजी ने मावल सैनिकों के भीतर लक्ष्य प्राप्ति यानी स्वराज की स्थापना के लिए एक दिन उनके सामने कड़ी प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा समूचे देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना से संबंधित थी। उस समय दिल्ली से निकलकर मुगल बादशाहों का वर्चस्व और उनकी शासकीय ताकत देश के दूसरे इलाकों तक फैल चुकी थी। दक्षिण भारत में मुस्लिम रियासतें विस्तारवादी विचारधारा के चलते आपस में लड़ रही थीं। ये परिस्थिति शिवाजी के लिए अत्यंत चिंताजनक और विचार योग्य रही, क्योंकि वे समझ चुके थे कि विदेशी ताकतें अपनी राजनीति चमकाने के लिए
उनका इस्तेमाल कर रही हैं। विदेशियों को देश के किसान, मजदूर और जागीरदारों पर कोई खास विश्वास भी नहीं था। शिवाजी समझ चुके थे इन छिटपुट लड़ाइयों से उनका कुछ भी भला होने वाला नहीं था। इसके विपरीत ऐसे छोटे युद्ध में उनके दुश्मन खामोखा उनसे सतर्क और होशियार हो जाएंगे। इसलिए शिवाजी ने स्वराज के अपने सपने को साकार करने के लिए मावल के लोगों में विद्रोह और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह की आग भड़का दी और उसी दिन पूरे देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की शपथ ग्रहण की। उन्होंने इस लड़ाई को बड़े और आर पार के युद्ध में बदलने के लिए इसे स्वाधीनता और स्वाभिमान की लड़ाई से परिभाषित किया। इस तरह शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य स्थापित करने की अपनी प्रबल इच्छा को भी व्यक्त कर दिया था। दरअसल हिंदवी साम्राज्य से मुराद हिंदुओं का राज नहीं था। ये तो एक ऐसे स्वराज की परिकल्पना थी जिसमें समाज के प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, नस्ल और भाषा के लोग शामिल किए गए थे। हिंदवी साम्राज्य में देश के सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का पूरा लिहाज रखने के वादे और प्रतिबद्धता का इजहार किया गया था। उस समय मराठाओं की परिभाषा भी मुगल, निजामशाही और आदिलशाही के दरबार के नौकरों से कुछ भी अधिक नहीं थी। इसी परिभाषा को बदलने और मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ने के उद्देश्य से शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य के शब्द को गढ़ा था, जिसमें सभी धर्मों और जातियों का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव को वरीयता प्राप्त थी। इसी साम्राज्य में शिवाजी को अपने लोगों के आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का संकल्प भी शामिल था। शिवाजी ने मराठाओं की सही पहचान से उन्हें अवगत कराकर मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अब मराठाओं को केवल भौतिक स्तर पर आजाद करने के लिए मेहनत और संघर्ष के मैदान में उतारने की जरूरत थी। सबसे कठिन काम तो किसी शख्स की विचारधारा और उसकी परंपराओं के जाल को तोड़ना होता है, जिसमें शिवाजी पूर्ण रूप से सफल हो चुके थे। अब भौतिक स्तर पर सिर्फ मराठाओं के शौर्य और पराक्रम की परीक्षा बाकी रह गई थी। इस परीक्षा में मराठाओं को सफल बनाने के लिए शिवाजी महाराज कमर कसकर अब पूरी तरह से तैयार हो रहे थे। रायगढ़ के किले का निर्माण। 1646 में शिवाजी महाराज ने अपनी आक्रमणकारी नीतियों पर अमल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। उन्होंने इसी दौरान पुणे और आसपास के क्षेत्रों को गुलामी से आजाद करने के लिए उन पर मजबूत प्रबंधन और युद्ध की खास रणनीतियों के तहत हमला कर दिया। उन्होंने मराठाई रणबांकुरों के साथ मिलकर किले पर कब्जे का अभियान छेड़ दिया। उस दौर में रियासतें किलों के माध्यम से ही स्थानीय प्रशासन को चलाया करती थीं। एक किला एक जागीर के रूप में स्वीकार किया जाता था। इस तरह के किले पूरे बीजापुर में फैले हुए थे। शिवाजी इन किलों को हर हाल में जीतना चाहते थे। विजय की ये इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने केवल युद्ध से ही काम नहीं लिया, बल्कि अपने राजनीतिक विवेक, दूरदर्शिता और कूटनीति के तहत बहुतेरी बार संधि का रास्ता भी इख्तियार किया था। दुश्मनों से मजबूत रणनीति के साथ निपटने के लिए शिवाजी ने कब्जे से मिलने वाले धन से एक मजबूत किले का निर्माण कराया, जिसका नामकरण रायगढ़ के तौर पर किया गया था। जंगी तकनीक में माहिर शिवाजी युद्ध कौशल और जंगी तकनीक के माहिर थे। उनका मानना था कि दुश्मनों को अगर पराजित करना है तो उन्हें किसी तरह से हमले का मौका ही नहीं दिया जाए। मराठी भाषा में युद्ध की इस प्रकार की तकनीक को गणामी का कहवा कहा जाता है। इस तकनीक को शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले ने अपने दौर में इजाद किया था। इस तकनीक में दुश्मन को सोचने समझने का मौका नहीं दिया जाता था और सैनिकों को विपक्षी सेना या व्यक्ति पर अचानक टूट पड़ने के गुण सिखाए जाते थे। उन्हें किस तरह अपने साजिशों के जाल में फांसना है। शिवाजी के नेतृत्व में अब मावल के मराठियों को साफ समझ में आने लगा था कि युद्ध की इस तकनीक को विकसित कर शिवाजी ने अपने दुश्मनों को सबसे अधिक आघात और नुकसान में डाला था।
शिवाजी का यह विश्वास था कि दुश्मन से सामना होने पर अगर उसे वार करने का मौका ही ना दिया जाए तो वो बिल्कुल बेबस और लाचार हो जाता है, उसे घबराहट होने लगती है और इस प्रकार वो मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। कुल मिलाकर ये तकनीक वार से पहले वार की थी, जिसके लिए अदम्य साहस, प्रबल इच्छा शक्ति और जबरदस्त स्फूर्ति की आवश्यकता होती थी। शिवाजी ने तो पहले ही इन कलाओं और गुणों को अपने सैनिकों के भीतर डाल दिया था। इस प्रक्रिया में जबरदस्त महारत और स्फूर्ति का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दुश्मन अपनी म्यान से तलवार खींचे उससे पहले ही उसके साथ कुछ ऐसी कला दिखाई जाए कि वो घुटने टेकने पर विवश और मजबूर हो जाए। सुल्तान तक जा पहुंचा शिवाजी महाराज के विद्रोह का संदेशा। बीजापुर के सुल्तान को सूत्रों के हवाले से यह खबर लग गई थी कि शिवाजी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और इसके लिए उन्होंने अपने स्वामित्व में एक किले के निर्माण का काम भी शुरू करवा दिया है। ये खबर पाते ही सुल्तान के होश उड़ गए और उसने अति शीघ्र आदेश जारी कर किले का निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया। सुल्तान ने आनन फानन में शिवाजी के पिता को बेंगलोर से अपने दरबार में तलब किया, जहां उन्हें अपने बेटे की खातिर तिरस्कृत होना पड़ा। चूंकि शाहजी को ही सुल्तान ने पुणे की जागीर सौंपी थी, इसलिए जवाबदेही के लिए भी उसने उनके पिता को ही तलब किया था। अगर शिवाजी महाराज के पिता कोई साधारण व्यक्ति होते तो सुल्तान हरगिज उन्हें दरबार में बुलाकर सवाल जवाब ना करता। शाहजी ने यह कहकर अपना दामन बचा लिया कि उन्होंने अपने पुत्र को रोकने की चेष्टा जरूर की होती, लेकिन शिवाजी के जरिए किले के निर्माण की खबर उन तक नहीं पहुंच सकी थी, अन्यथा वे शिवाजी को रोकने का यथासंभव प्रयास करते। इसके अलावा उन्होंने सुल्तान को यह कहकर भी आश्वस्त कर दिया था कि देश में स्वराज की स्थापना के लिए शिवाजी ने सिर्फ सुल्तान से ही बगावत नहीं की है, बल्कि अपने पिता के आदर्शों और आदेशों को भी ताक पर रख दिया है। वैसे तो शाहजी भोसले को चेतावनी देकर और आगे से अपने बेटे पर कड़ी नजर रखने की बात कहकर छोड़ दिया गया था, लेकिन बहुत जल्द ही किसी मतभेद के चलते सुल्तान ने शाहजी भोसले को बीजापुर की एक काल कोठरी में कैद कर दिया था। ये वो समय था जब दक्कन में बादशाह शाहजहां अपने प्रभाव और विस्तार को बढ़ाने के बारे में विचार कर रहा था। शिवाजी ने पिता की रिहाई के लिए अपनाई जबरदस्त रणनीति। शिवाजी महाराज को पूर्व से ही इस बात का भली भांति एहसास था कि मुगल अपने साम्राज्य को विस्तार देने की मुहिम तेज कर सकते हैं। उनका एहसास और अनुमान बिल्कुल सटीक निकला। शाहजहां वाकई अपनी कुशल रणनीति और पूरी तैयारी के साथ समूचे भारत पर अपने साम्राज्य में विस्तार के बारे में सोच रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज फिलहाल मजबूर थे। इतनी बड़ी ताकत से अचानक लोहा लेना शायद उनकी नजर में जल्दबाजी थी। इसके अलावा वे अपने पिता के कैद हो जाने से भी मानो एक बंधन में बंध गए हों, वरना उनकी नीति तो हमेशा से ही आक्रमणकारी ही रही थी। शिवाजी ने अपने पिता की रिहाई के लिए दुश्मनों के साथ जबरदस्त चाल चलते हुए एक कार्ड खेला। उन्होंने शाहजहां सम्राट को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें मुगलों के लिए काम करने की मंशा का इजहार किया गया था। शिवाजी के इस प्रस्ताव को सुनकर मुगल बादशाह शाहजहां की बाछें खिल उठीं। वो तो यही चाहता था कि मुगलों की ओर से कोई वीर मराठा उनके शासनिक और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की इच्छा जताए। शिवाजी जैसा पराक्रमी और आदर्श शूरवीर के जरिए इस बड़ी जिम्मेदारी के बोझ को उठाने की बात ने मानो शाहजहां के चेहरे की मुस्कान को और अधिक गहरा कर दिया हो। ये उसके लिए कुछ ऐसा ही था कि जैसे किसी की मुराद को बिन मांगे ही पूरा कर दिया जाए। इस प्रस्ताव से बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सल्तनत और उसके बढ़ते विस्तारवादी कदम पर भी रोक लग जाती, क्योंकि शाहजहां की नजर में शिवाजी के अलावा हिंदुस्तान में दूसरा और कोई भी शासक या जागीरदार ऐसा नहीं था जो आदिल शाही सल्तनत के सामने खड़े होने का साहस कर सकता था। यहाँ एक बात स्पष्ट भी होती है कि राजनीति के लिए मुसलमान शासक किसी विशेष धर्म या जाति के समर्थक या विरोधी नहीं थे। वे अपने शासन में विस्तार के लिए
किसी भी सहारे के लिए तैयार थे, चाहे उसका संबंध समाज के किसी भी धर्म या जाति से हो। शाहजहां दिल्ली का तख्त नशीन था और उससे हरगिज ये गवारा नहीं हो रहा था कि कोई अन्य शासक उसके बढ़ते वर्चस्व और पेशकदमी की राह में रोड़े अटकाए या उसके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाए। शाहजहां ने दिल्ली से आदिल शाह पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को कैद से मुक्त कर दे। सुल्तान आदिल शाह को शाहजहां की ताकत का अंदाजा था कि अगर उसके आदेशों की अवहेलना की गई तो क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसने दबाव में आकर 16 मई 1649 को शिवाजी के पिता को रिहा कर दिया। इस प्रकार शिवाजी अपनी जबरदस्त रणनीति की बदौलत अपनी चाल में सफल हो गए, जिसकी भनक भी शाहजहां को न लग सकी। लेकिन शिवाजी को अपने पिता शाहजी भोंसले को आजाद फिजा में लाने के लिए सिंध के किले को आदिल शाही सल्तनत के हवाले करना पड़ा था। शिवाजी तब अपने पिता की खातिर 7 साल तक अपनी आक्रमणकारी नीतियों पर विराम लगाकर क्षेत्र विस्तार से रुकना पड़ा था। उन्होंने इन वर्षों के बीच आदिल शाही सल्तनत के किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। एक बार फिर शिवाजी का आक्रमणकारी रुख। 1656 में एक बार फिर उन्होंने स्वराज की स्थापना से जुड़ी अपनी नीति को अमल में लाने के लिए कमर कस ली। इस बार उनके निशाने पर पुणे के दक्षिण प्रांत में जावली गांव आया, जो सतारा जिले में महाबलेश्वर पहाड़ के करीब स्थित था। यहां चंद्रराव यशवंत बोरे 16वीं शताब्दी में बीजापुर का जागीरदार था। यशवंत मुगलों का हितैषी और परम समर्थक माना जाता था। उसका स्वभाव सख्त और कठोर था। किसी छोटी बात को भी अपने आत्मसम्मान पर लेना उसकी आदतों में शुमार था। शिवाजी का पत्र और यशवंत मोरे का अहंकार। शिवाजी ने उसे एक चेतावनी भरा पत्र लिखा, जिसमें उससे शिवाजी के अधीन मांगलिक बनने और बीजापुर के राजस्व को आदिल शाह को छोड़कर शिवाजी को सौंपने की बात कही गई थी। पत्र में यह भी कहा गया था कि अगर यशवंत को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो वो युद्ध में 5000 घुड़सवार से शिवाजी की मदद करे, वरना भविष्य में इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। दरअसल शिवाजी ने उसे यह प्रस्ताव भी दिया था कि यशवंत उनकी जागीर में रहकर आदिल शाही सल्तनत के बजाय शिवाजी के लिए काम करे। पत्र में शिवाजी ने इस प्रस्ताव पर बहुत ज्यादा जोर भी दिया था और इसी के साथ ये चेतावनी भी दे डाली थी कि यदि उसने उनके आदेश की अवहेलना कर साजिश या षड्यंत्र करने की कोशिश की तो जावली को जीतकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। पत्र पढ़कर यशवंत का गुस्सा फूट पड़ा। वो अहंकारी और ताकत के नशे में चूर था। कहा जाता है कि उसके पास ढेरों अकूट धन और 12,000 की पैदल सेना थी। इसी ताकत के घमंड में उसने शिवाजी की एक न सुनी और उन्हें मजा चखाने की ठान बैठा। चूंकि शिवाजी के राज्य के विस्तार में जावली गांव एक बड़ी रुकावट था, इसलिए इस क्षेत्र पर किसी भी हाल में जीत दर्ज करना शिवाजी की मजबूरी थी। लेकिन चंद्रराव यशवंत मोरे सहिष्णुता की भाषा में कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने शिवाजी को घमंडी लहजे में मुकाबले के लिए आमंत्रित कर दिया था। उसे लगता था कि चंद दिनों का लड़का आखिर उसका क्या बिगाड़ पाएगा। उसने अपने दरबारियों से यहां तक कह दिया था कि इस लड़के को अभी यशवंत मोरे की शक्तियों का अंदाजा नहीं है, इसलिए उसने ऐसा दुस्साहस करने का निर्णय लिया है। शिवाजी नहीं चाहते थे कि किसी भी क्षेत्र पर वे आक्रमण में पहल करें या किसी क्षेत्र को बिला वजह रक्त रंजित करें, लेकिन जावली पर कब्जा उनके लिए एक बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए शिवाजी ने अपने एक भरोसेमंद योद्धा रघुनाथ को जावली के किले में जाने का आदेश दिया। रघुनाथ वार्ता के बहाने यशवंत मोरे के पास पहुंचा और उसका काम तमाम कर दिया। इस घटना से पूर्व शिवाजी अपने योद्धाओं के साथ जावली किले के करीब ही शरण लिए हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ ने अपना काम कर दिया है, हालात खराब होने से पहले ही उन्होंने किले पर धावा बोल दिया। अपने जागीरदार की हत्या की सूचना मिलते ही दुश्मन सैनिकों में हड़कंप मच गया। कुछ घंटों की कशमकश और लड़ाई के बाद
किले पर शिवाजी का मुकम्मल कब्जा हो गया। जावली की जीत से बढ़ गई शिवाजी महाराज की महत्वाकांक्षा। युद्ध में जब किसी राजा की जीत होती है तो उसके साथ उसके सैनिकों में भी जबरदस्त हर्षोल्लास और भारी उत्साह देखने को मिलता है। इस विजय से शिवाजी के सैनिकों में साहस और आत्मविश्वास की जबरदस्त लहर दौड़ पड़ी थी। शिवाजी की महत्वाकांक्षा भी इस जीत के बाद बढ़ चुकी थी और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए एक नई ऊर्जा और ताकत के साथ निपटने की तैयारी कर रहे थे। यही नहीं बल्कि इस असाधारण जीत से मुगलों और आदिल शाही सल्तनत के नजदीक शिवाजी का राजनीतिक वर्चस्व और कद भी बुलंदियों के नए शिखर पर पहुंच चुका था। उनके दुश्मन अब शिवाजी को एक नई ताकत के रूप में देखने लगे थे, जो अपने साम्राज्य के विस्तार और स्वराज के मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता था। 1656 में ही मुगलों की सेना बीजापुर को अपने हाथों में लेने की मुहिम पर रवाना हुई। शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के कब्जे वाली दक्कनी क्षेत्रों पर हमला बोल दिया, जिस पर उस समय किसी और का नहीं बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब का राज कायम था। वो दक्कनी क्षेत्रों का तत्कालीन राज्यपाल था। औरंगजेब के नेतृत्व में ही दक्कनी राज्य का संचालन अमल में लाया जा रहा था, मगर इस हमले ने शिवाजी के साथ मराठी लोगों के लिए भारी संकट और बाधाएं उत्पन्न कर दी थीं। औरंगजेब इस अकस्मात हमले से बिफर उठा और शिवाजी महाराज को ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश जारी कर दिया। ये लड़ाई चूंकि राजनीतिक वर्चस्व और विस्तार की थी, इसलिए औरंगजेब किसी हाल में भी अपने विद्रोहियों को स्वयं अपने क्षेत्रों में पनाह नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों से तत्काल शिवाजी का काम तमाम करने का आदेश जारी किया था। आदेश पाकर सेना शिवाजी की तलाश में निकल खड़ी हुई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। शिवाजी जब भी किसी क्षेत्र पर हमलावर होते तो अपनी जंगी रणनीति और तकनीक के तहत पहले उस क्षेत्र का भ्रमण करते और फिर उसकी गहन छानबीन व पड़ताल करते थे। इस तरह वे दुश्मनों के इलाके से भली भांति अवगत होने के बाद ही किसी जंग या हमले की शुरुआत करते थे। इन प्रयासों के बाद वे बहुत जल्द इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होकर युद्ध की कुशल रणनीति बनाया करते थे। इस प्रक्रिया से युद्ध की रणनीतियों को काम में लाने में उन्हें भारी मदद मिलती थी। मुगलों ने आखिरकार तंग आकर शिवाजी का पीछा करना छोड़ दिया। उस समय उन्होंने घने जंगलों में शरण ले रखी थी। मानसून सत्र शुरू होने के चलते मुगलों को जंगल की खाक छानने के दौरान गाढ़े संकट का सामना करना पड़ा। अंततः वे शिवाजी को ढूंढने में विफल हो गए और थक हार कर जंगल से निकलकर अपने क्षेत्र में वापस लौट आए। औरंगजेब से समझौता था शिवाजी की राजनीतिक मजबूरी। इस भागदौड़ और लंबी जुस्तजू और तलाश के कुछ समय बाद औरंगजेब ने शिवाजी के साथ समझौते का हाथ बढ़ाया। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर शिवाजी को भी उसके साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने भी औरंगजेब से समझौता कर लिया था। शिवाजी ने समझौते के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखा था, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीनों को पक्का करने पर आजीवन आभारी रहने की भावना का इजहार किया था। पत्र में यह भी आश्वासन दिया गया था कि यदि सम्राट औरंगजेब ने उनकी मांग स्वीकार कर ली तो शिवाजी 500 बेहतरीन शूरवीर सैनिकों के दस्ते को औरंगजेब की सेवा में लगा देंगे। और यह भी कहा गया था कि सीमा पर जिस किसी स्थान पर भी औरंगजेब के क्षेत्र की सुरक्षा की बात आएगी, वे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहेंगे। इस काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बर्ताव किया जाएगा, जिसमें किसी किस्म की कोई चाल या साजिश सामने नहीं आएगी। औरंगजेब की नजर में शिवाजी एक बड़ी मुसीबत का रूप धारण कर चुके थे। उधर दिल्ली में औरंगजेब के भाइयों के बीच सत्ता का लालच और प्रलोभन सिर चढ़कर बोलने लगा था। औरंगजेब इन सब हालात की संवेदनशीलता को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। उसे खतरे का आभास और पूर्वानुमान होने लगा था। वो कतई नहीं चाहता था कि जब वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो तो उस समय भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़े, जो ज्वाला में परिवर्तित होकर उसके तख्त को ही भस्म कर दे।
इसलिए कुछ समय के लिए इन परिस्थितियों में शिवाजी ने औरंगजेब से टक्कर लेने का इरादा छोड़ दिया। औरंगजेब का जवाब। शिवाजी के पत्र के जवाब में औरंगजेब ने उन्हें एक पत्र रवाना किया, जिसमें शिवाजी के गुनाह की चर्चा करते हुए उसने लिखा था, तुम्हारी अर्जी मिली, लेकिन तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि तुमने आगे से मुगल सल्तनत की भलाई में काम करने का बेहतर इरादा जाहिर किया है, इसलिए तुम्हारे गुनाह के पन्नों को मिटाया जा रहा है। उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अदा करते वक्त हमारे भरोसे का लिहाज रखोगे और दोबारा पहली किस्म की गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करोगे। बीजापुर का जो भी किला तुमने फतह किया है वो तुम्हारे पास ही रहेगा और दाभोल के बंदरगाह की चुंगी भी तुम रख सकते हो। आगरा की गद्दी पर बैठने के पश्चात औरंगजेब ने शिवाजी को एक और पत्र लिखा, जिसमें मुगल सल्तनत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र या विरोध न करने पर बल दिया गया था। औरंगजेब ने शिवाजी को पत्र के साथ शाही आभूषणों के साथ कुछ कीमती साजो सामान भी भेजे थे। वास्तविकता ये थी कि शिवाजी और औरंगजेब दोनों एक दूसरे पर कण मात्र भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें एक दूसरे की ओर से हरदम किसी नई साजिश या षड्यंत्र की आशंका सताए रखती थी। औरंगजेब ने आगरा कूच करने से पूर्व अपने मंत्रियों को आगाह कर दिया था कि वे शिवाजी से सतर्क रहकर अपने बचाव में कोई कसर बाकी न छोड़ें। आगरा जाते समय ही औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहे का उपनाम दिया था। क्या था हिंदवी साम्राज्य और शिवाजी ने क्यों ली ऐसे साम्राज्य की स्थापना की शपथ? उधर शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का प्रण ले रखा था। मराठा अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रख्यात तो थे ही, लेकिन अपनी कस्मों और वायदों पर बेहद मुखरता और साहस के साथ अमल करने वाले योद्धा भी स्वीकार किए जाते थे। जिस बात पर भी उन्होंने कसम ले ली हो, उसे पूरा करने की खातिर त्याग, बलिदान और एकजुटता का भरपूर प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन ये हिंदवी साम्राज्य आखिर था क्या, और ये किस तरह की राजनैतिक विचारधारा का पोषक था? दरअसल हिंदवी साम्राज्य की परिकल्पना में शिवाजी महाराज ने अपनी सेक्युलर सोच और विचारधारा से समाज के हर धर्म, वर्ग और पंथ के लोगों के लिए कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने का वादा किया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे भारत से विदेशी शक्तियों को खदेड़कर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें भारतीय समाज के हर धर्म और जाति के लोगों को मानवता के आधार पर समानता और न्याय का अधिकार मिलेगा। हिंदवी साम्राज्य में किसी भी भारतीय के साथ अन्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। शिवाजी महाराज दरअसल भारत में अपने क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका इरादा तो भारत के लोगों को न्याय और समान अधिकार से पोषित करने का था। यही वजह रही कि उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की परिकल्पना को प्रदर्शित करते हुए भारतीयों को एकजुट करने का दुरुस्त निर्णय लिया था। हिंदवी साम्राज्य में आम जनों का कल्याण, उनके स्वाभिमान और सम्मान को सबसे ऊपर रखा गया था। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए शिवाजी समझते थे कि मुगल साम्राज्य और आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए केवल बुलंद वादों और नारों से बात नहीं बनने वाली है। अगर अपने सपने को साकार करना है तो इसके लिए उनकी सेना और प्रशासन का चुस्त होना भी बेहद जरूरी है। इसी विचारधारा पे अमल करते हुए उन्होंने घुड़सवार फौज की संख्या में वृद्धि की और नौसेना विकसित कर जल्द ही कोंकण की ओर रवाना हो गए। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव ने औरंगजेब की बढ़ाई चिंता। शिवाजी के कदम तेजी के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। जल्द ही भिवंडी से लेकर महाड़ तक के 140 किलोमीटर के क्षेत्रों पर शिवाजी ने विजय का ध्वज फहरा दिया। अब शिवाजी उस पायदान पर पहुंच चुके थे कि बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह उन्हें अपने धुर विरोधी के रूप में देखने लगा था। उसने खतरों को भांप कर अपने एक जनरल अफजल खान को शिवाजी का काम तमाम करने के लिए भेजा। वो जल्द ही अपनी हथियारबंद सेना के साथ शिवाजी के समक्ष खड़ा हो गया। अफजल खान की सेना शिवाजी को खदेड़ने लगी। अपनी सेना की सुरक्षा और संरक्षण के लिए शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले में पनाह ले ली। अफजल खान की भारी सेना के आगे मराठा कमजोर पड़ गए थे। यही कारण था
कि शिवाजी के कुछ सलाहकारों ने उन्हें अफजल खान से समझौते करने पर आमादा किया, जिससे शिवाजी ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें अपनी विजय का संपूर्ण विश्वास था। ये इनकार भी ऐसे नहीं था। शिवाजी के पास एक कुशल रणनीति थी जो पूरी तरह से उनकी बहादुरी, शौर्य और पराक्रम पर टिकी हुई थी। वे हथियार नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के सामने झुकने का हुनर कहीं सीखा ही नहीं था। लेकिन एक खास रणनीति के तहत उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अफजल खान जैसे चालाक और चतुर सेनापति से वो मुकाबला नहीं कर सकते और उसके सामने हथियार डालने वाले हैं, बशर्ते कि उनके प्राण बख्श दिए जाएं। शीघ्र ही ये खबर अफजल खान तक पहुंच गई और मराठाओं की हालत देखकर उसे इस बात पर विश्वास हो गया था कि शिवाजी वाकई अब मुगलों से मुकाबले का विचार छोड़कर हथियार डालने पर मजबूर हो चुके हैं। अफजल खान ने फौरन कृष्णाजी भास्कर नामी एक दूत को शिवाजी के पास इस संदेश के साथ भेजा कि उनके पिता शाहजी भोंसले उनके साथ एक खास दोस्त और सहयोगी की हैसियत से रहे हैं और मुगलों की मंशा उन्हें आदिल शाही सल्तनत से जोड़ने की है। ये इसलिए कहा गया था कि उस समय बीजापुर और मुगलों में संधि हो गई थी। शिवाजी तो चाहते ही यही थे। शिवाजी के लिए खुल गया एक नया रास्ता। गोपीनाथ ने शिवाजी के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। शिवाजी उससे मिले और उसे धन और राष्ट्रीय भावनाओं से अपने पाली में खड़ा करने में सफल हो गए। मशहूर है कि गोपीनाथ ने शिवाजी से उसी स्थान पर मुगलों को सबक सिखाने और अफजल खान को ठिकाने लगाने का दृढ़ संकल्प लिया। कहते हैं कि जंग और प्यार में सब जायज है। इसी कहावत को ही शायद शिवाजी ने उस वक्त काम में ला दिया था। एक सटीक और कारगर योजना बनाकर शिवाजी और गोपीनाथ ने अफजल खान को धोखे से मार दिया। जैसे ही शिवाजी के सैनिकों को खबर लगी कि अफजल खान का काम तमाम कर दिया गया है, वे आनन फानन किले पर टूट पड़े। वैसे तो एक बड़े जनरल का सफाया करने के बाद शिवाजी का कद और अधिक ऊंचा हो गया था, लेकिन अगली चुनौती भी उनके सामने जल्द ही मुगल राज्यपाल शाइस्ता खान के रूप में मुंह फाड़े खड़ी नजर आई। शाइस्ता खान रिश्ते में औरंगजेब का मामा लगता था। ये वही शाइस्ता खान था जिसने पुणे के लाल महल पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसी महल में शिवाजी का बचपन गुजरा था और इसी महल के आसपास ही शिवाजी की खुशनुमा यादें और स्मृतियां परिक्रमा कर रही थीं। शिवाजी इस महल पर कब्जे की आखिर कैसे ना सोचते। बिखर रहा था हिंदवी साम्राज्य का सपना। शिवाजी ने बचपन से जिस स्वराज और हिंदवी साम्राज्य का सपना देखा था, वो धीरे धीरे अब चकनाचूर होने लगा था। इस सपने को साकार करने में शाइस्ता खान बहुत बड़ी बाधा थी। शिवाजी ने एक अजीब चाल चली। पुणे के भीतर किसी भी मराठी नागरिक के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वे अपने कुछ साथियों के साथ बारात में शामिल होकर पुणे के महल में मौजूद शाइस्ता खान के करीब पहुंच गए। शाइस्ता खान ने घबराहट में भागकर जब एक कमरे में पनाह ली तो शिवाजी के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी उंगलियां कट गईं। इस हमले में शाइस्ता खान तो फरार होने में सफल रहा, लेकिन उसका बेटा और ढेरों सैनिक मारे गए। उस समय यह पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी जो शिवाजी के हाथों अमल में आई थी। कहा जाता है कि सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में अरब के एक प्रख्यात जनरल खालिद बिन वालिद ने अंजाम दी थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में दुश्मन के प्रांत में घुसकर उसका भारी नुकसान करते हुए सबक सिखाया जाता है। इसकी मिसाल घर में घुसकर मारने जैसी है। ये एक ऐसी मजबूत सैन्य व्यवस्था जहां तकरीबन 1.5 लाख मुगल सैनिक अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए हों और उनके प्रांतों में घुसकर दुश्मन को मारकर सकुशल वापस लौटाना वाकई चतुराई और आदम्य साहस का काम है। इस तरह शिवाजी महाराज भारत के उन प्रथम शासक के रूप में मशहूर हैं जिन्होंने अपने शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए कुशलता पूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा साहसिक कारनामा अंजाम दिया था। इस स्ट्राइक से मुगलों की घबराहट में इजाफा हो गया और वे बैकफुट पर आ गए थे। मुगलों के प्रमुख व्यापारिक नगर सूरत पर कब्जा। शिवाजी की सर्जिकल स्ट्राइक रंग ले आई, जिसमें सफल होने के बाद उनमें और उनके सैनिकों में
अपने लक्ष्य को लेकर एक नवीन व सकारात्मक जोश और जज्बे का संचार होने लगा। शिवाजी वैसे तो भावनात्मक और पुरजोश थे, लेकिन भावनाओं में बहकर कभी गलत दिशा का चयन नहीं करते थे। वे अपने हर मसले के समाधान और हमले के विचार पर गहराई से सोच और समझकर ही कोई कदम उठाते थे। इस बार उनका लक्ष्य बड़ा था, इसलिए रणनीति भी उन्हें ऊंची ही बनानी थी। इस बार उनके निशाने पर मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत शहर था। उस समय मुगलों के अधीन इनायत खान बहादुर सूरत का सरदार था। सूरत में उसी के संरक्षण में सैन्य, प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियां अमल में लाई जाती थीं। शिवाजी ने अपना एक वकील उसके पास रवाना किया। वकील शिवाजी के एक खास संदेश के साथ इनायत खान के पास पहुंचा था। शिवाजी ने वकील के माध्यम से इनायत को बावर करा दिया कि उसके एक जनरल शाइस्ता खान ने अतीत में उनकी मांगों को अस्वीकार करने का परिणाम भुगत लिया है। शिवाजी युद्ध में पहल करना तो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने वकील से कहलवा दिया था कि यदि इनायत खान उसे क्षेत्र की फला जमीन मैसर करा दे तो शिवाजी कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे। इनायत खान बहादुर ने उनकी मांगों और बातों को बेवजन कर दिया और किसी एक मांग पर भी हामी भरने से साफ इनकार कर दिया। दूसरे दिन शिवाजी ने उसके क्षेत्र पर सख्त कार्रवाई करते हुए हमला कर दिया। शिवाजी द्वारा सूरत जैसे औद्योगिक और विकास केंद्र पर यह हमला औरंगजेब के लिए सीधे चुनौती के समान था। शाइस्ता खान को शिकस्त मिलने के बाद औरंगजेब ने आवेन के राजा जय सिंह को शिवाजी के मुकाबले में खड़ा करने का निर्णय लिया। जय सिंह औरंगजेब के अनेक सफल जंगी अभियानों का हिस्सा था, जो पराक्रम, शूरवीरता और युद्ध की रणनीतियों के मामले में अनोखा और अजेय स्वीकार किया जाता था। उसके बुलंद हौसलों, आत्मविश्वास और सैन्य बल के आगे दुश्मन उसके सामने ज्यादा देर तक कदम जमाए नहीं रख पाते थे। औरंगजेब का यह आदेश पाकर वो सीधे पुणे पहुंचा और वहां पुरंदर के किले का घेराव कर डाला। इस घेराव से वहां मराठा सैनिकों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान खतरे में पड़ गई थी। ये खतरा अब चूंकि आम जनमानस पर मंडराने लगा था, इसलिए शिवाजी ने इस खतरे को भांपकर संधि का फैसला कर लिया। चूंकि संधि की यह पहल शिवाजी महाराज ने अपने लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए की थी, तो मुगलों ने समझौते के कागजात पर बेहद टेढ़ी शर्त रख दी थी। संधि के अनुसार 23 किले और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बादशाह का कब्जा होगा, जबकि 12 किलों को शिवाजी अपने अधिकार क्षेत्र में रखेंगे, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख के करीब सुनिश्चित की गई थी। शर्त यह भी थी कि शिवाजी मुगल साम्राज्य में महाराजा नहीं बल्कि प्रजा के तौर पर निवास करेंगे। उन्हें बस इतनी ही छूट दी गई थी कि इस बीच उन्हें किसी मनसबदार या दक्षिण राज्य के मंत्री की तरह दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज कराना जरूरी नहीं होगा। इस संधि के सकारात्मक पहलुओं पर यदि गौर किया जाए तो बहुत से पहलू उभर कर सामने आते हैं। उन्हीं पहलुओं में एक पहलू यह भी था कि जो लोग कल तक शिवाजी और उनके स्वराज के सपने को खाक में मिलाने के लिए बेचैन और आतुर थे, आज वही उन्हें संधि में 12 किले देने और अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए तैयार थे। अगर मुगलों को शिवाजी की ताकत का एहसास न होता तो शायद वे ये समझौता कभी न करते। इसके अतिरिक्त इस संधि के चलते शिवाजी राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे, जिनकी चर्चा दक्षिण भारत से निकलकर अब आगरा और दिल्ली में भी होने लगी थी। इस समझौते ने शिवाजी की छवि को चमकाने का काम किया था, जिससे उनके साहस और समझदारी की गूंज पूरे भारतवर्ष में फैल पड़ी। ये माना जाने लगा कि जो दुश्मन कल शिवाजी महाराज को खत्म करने के इरादे से निकला था, वो आज उनके प्रभाव को स्वीकार करने पर बाध्य हो गया है। और इसी के चलते दुश्मन ने शिवाजी के पुत्र शंभूजी महाराज को 6000 की मनसबदारी भी सौंपी है। इस संधि को इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से शोहरत हासिल है। समझौते के तहत शिवाजी महाराज जय सिंह के साथ बीजापुर को फतह करने के उद्देश्य से लड़ने भी गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश शुरुआती सफलता के बाद भी उन्हें अपने कदम ठहराने पर मजबूर होना पड़ा। मुगल सेना फंसी रह गई और बीजापुर पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। औरंगजेब का बुलावा।
जंग के दौरान ही शिवाजी महाराज को औरंगजेब की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्हें आगरा के दरबार में हाजिर होने की दावत दी गई थी। चिट्ठी में इस बात का व्याख्यान किया गया था कि मुगल दरबार में हाजिरी के पश्चात उनके शासन व्यवस्था और प्रभाव में वृद्धि कर दी जाएगी और शिवाजी को वापस भेजने की अनुमति भी मिल जाएगी। पत्र पढ़कर शिवाजी विचार विमर्श में लीन हो गए। गहमा गहमी के इस दौर में उनके करीबी सहयोगियों और शुभचिंतकों ने उनके लिए आशाओं के दीप प्रज्वलित करने का काम किया। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण से शिवाजी को यह एहसास दिलाया कि मुगल दरबार में हाजिरी के पश्चात मुगल बादशाह औरंगजेब अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा और उनके सम्मान का पूरा लिहाज रखेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज भी मुगलों की नजर में कोई सामान्य महाराजा या जागीरदार नहीं है। शिवाजी को आश्चर्य इस बात पर था कि औरंगजेब उस समय उन्हें अपने दरबार में हाजिर होने की दावत दे रहा था जब महाराजा जयसिंह के साथ मुगल सेना भी मुश्किल में फंसी थी। दरअसल मुगलों के पास परम समर्थक महाराजा जयसिंह को यह आशंका सता रही थी कि कहीं शिवाजी अपना पाला बदलकर बीजापुर के सुल्तान से दोस्ताना व्यवहार न अपना लें। मुगल तो शिवाजी के 2/3 अधिकार क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा ही चुके थे, इसलिए मुगल अब शिवाजी महाराज को बिना कोई क्षति पहुंचाए दक्कन से बाहर का रास्ता दिखाने की सोचने लगे थे। अगर मुगल इसमें कामयाब हो जाते तो इस मुहिम के बाद दक्षिण में बीजापुर और शिवाजी के गठबंधन का खतरा हमेशा के लिए टल जाता। ऐसा लगता है कि शिवाजी मुगलों की इस रणनीति को समझ नहीं पाए। शायद यही कारण था कि वे राजा जयसिंह के बहुत ज्यादा जोर देने पर बादशाह औरंगजेब से मिलने पर राजी हो गए। शिवाजी अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके पुत्र, कई मंत्री और 1000 अंगरक्षक भी थे। इतने बड़े दरबार में जाने के दौरान उनका सावधान रहना बीच मार्ग में किसी बड़ी मुश्किल या खतरे की मांग भी थी। शिवाजी पूरे देश में अपने पराक्रम और वीरता के चलते मशहूर हो चुके थे। इतने कम समय में सफलता की जो दास्तान उन्होंने लिख दी थी, वो तत्कालीन भारतीय परिवेश में बड़े बड़े सूरमा, योद्धा, महाराजा और सेनानी भी नहीं लिख पाए थे। स्वराज और स्वाधीनता की लौ तो उस समय भारत के हर नागरिक के सीने में कम या ज्यादा जल ही रही थी। यही वजह थी कि लोगों ने उन्हें मुगलों के समक्ष खड़े होने वाला एक ऐसा महाराजा मान लिया था जो विदेशी ताकतों के शिकंजे से उन्हें आजाद करा सकता था। शिवाजी महाराज रास्ते में जहां कहीं भी नजर आते, लोगों का एक विशाल समूह उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन होकर उमड़ पड़ता था। यही नहीं बल्कि कई स्थानों पर तो मुगल अधिकारी भी उनकी सेवा में हाजिर नजर आते थे। स्वराज की स्थापना का प्रण। बीच रास्ते में ही जनता का प्यार, स्वागत और सत्कार पाकर जब शिवाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उन्हें वहां मान सम्मान ना मिल सका जिसके वे सही मायनों में हकदार थे। वे औरंगजेब की ओर से ज्यादा भाव न पाकर पलटकर वापस चले आए और मनसबदारी से भी इस्तीफा दे दिया। उन्हें शायद ये एहसास होने लगा था कि स्वराज केवल आजादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके और उनके लोगों के साथ तमाम भारतीयों के आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। उन्होंने इसी अनदेखी के आधार पर दरबार में स्वराज कायम करने और मुगलों के आदेश के अधीन रहकर काम न करने की गहरी प्रतिबद्धता का इजहार कर दिया। औरंगजेब अब शिवाजी के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने के बारे में सोचने लगा था। वो अब हमेशा के लिए शिवाजी जैसी इस कठिन समस्या से मुक्ति पाना चाहता था, जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार के सपनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया था। लेकिन राम सिंह के अत्यधिक आग्रह पर औरंगजेब ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया और आगरा के किले में शिवाजी को नजरबंद करवा दिया। औरंगजेब की नजरबंदी और शिवाजी की फरारी। शिवाजी ज्यादा दिनों तक खुद को किले की चारदीवारी में कैद नहीं रख सके। वे आजादी के मतवाले थे। भौतिकी और वैचारिक रूप से खुली फिजा में सांस लेना उनकी प्रवृत्ति थी। वे स्वतंत्र होने के तरीके ढूंढ रहे थे। औरंगजेब ने उन पर अपने शातिर सिपाहियों का सख्त पहरा बिठा दिया था, लेकिन शिवाजी ने आगरा के किले से फरार होने का नायाब तरीका ढूंढा और वहां से निकल खड़े हुए। जब शिवाजी सैनिकों को चकमा देकर बाहर निकले तो उन्हें एक कुम्हार ने पहले से ही सही दिशा बताने के लिए आग जला रखी थी। शिवाजी धुएं को देखकर उस आग की ओर बढ़ चले
और फिर उसी कुम्हार ने उन्हें उस शॉर्टकट रास्ते की ओर मार्गदर्शित कर दिया जहां दुश्मनों से टकराने के खतरे कम थे। 3 साल की खामोशी के बाद सूरत पर पुनः प्रहार और राज्याभिषेक। किले से फरार होने के बाद शिवाजी बुंदेलखंड, गोंडवाना और गोलकुंडा से होते हुए महाराष्ट्र में दाखिल हो गए। इसके बाद 3 साल तक मानो उन्होंने अपना मौन व्रत रख लिया हो। ये खामोशी भी उनकी एक खास रणनीति का हिस्सा थी। औरंगजेब भी उत्तर की लड़ाइयों के चलते दक्षिण प्रांतों की ओर कम ही ध्यान दे पा रहा था। इस मौन धारण के बाद शिवाजी ने दक्षिण की मुगल सेना पर जब अचानक हमला करना शुरू किया तो उसी दम औरंगजेब के होश उड़ गए। शिवाजी ने एक बार फिर सूरत पर कड़ा प्रहार किया और दक्षिण के किलों पर एक बार फिर से अधिकार जमा लिया। एक के बाद एक अचानक हमले कर शिवाजी ने अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें संप्रभुता, संपन्न और स्वतंत्र राजा का दर्जा नहीं मिल सका था। यही लक्ष्य तो उन्हें प्राप्त करना था। फिर वो ठहरते क्यों? उन्हें तो एक ऐसा स्वाधीन राजा बनना था जो अपनी प्रजा को न्याय और खुशहाली के साए में रख सके। मुगलों से खुली बगावत के लिए उन्होंने इसकी एक औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने अपने निजी किले रायगढ़ में राज्याभिषेक के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और सिर पर मड़ियों से जड़ा एक छत्र धारण कर छत्रपति राजा का दर्जा स्वयं प्राप्त कर लिया। माता जीजाबाई का निधन। राज्याभिषेक के तकरीबन 12 दिनों के बाद ही शिवाजी की माता जीजाबाई भौतिक संसार से हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। उनके निधन से शिवाजी महाराज को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा था। उनकी माता ने उनके व्यक्तित्व निर्माण और सफलता में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। शिवाजी अपनी मां के एहसानों को याद कर उनके प्रति जीवन भर विनम्र रहा करते थे। मां के रुखसत हो जाने की हृदय विदारक घटना से वे किसी शिशु की भांति शुद्ध और गमगीन नजर आए। एक किशोर में इस तरह की पीड़ादायक भावना तभी उत्पन्न होती है जब वो अपने किसी सगे संबंधी को दिल से स्नेह और सम्मान देता है। उनकी मां विपत्तियों में हमेशा शिवाजी के साथ किसी मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहती थीं और अपने जीवन के अनुभव, दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से हर स्थिति में शिवाजी की मदद करती रहीं। दरअसल बचपन में शिवाजी के भीतर एक स्वतंत्र स्वराज्य को अपनाने की लौ उनकी मां ने ही तो जलाई थी। शिवाजी उनके एहसानों को कैसे भूल सकते थे? जब भी शिवाजी अपने अतीत को याद करते, मां के साथ बिताए हुए पल उनकी आंखों के सामने आ जाते और उनकी आंखें माता की जुदाई और गम में डबडबा जाती थीं। उनकी मां केवल एक असाधारण व्यक्तित्व और प्रतिभा की धनी महिला नहीं थी, बल्कि अपने शिशु को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए उन्होंने प्रशंसनीय कारनामा भी अंजाम दिया था। यही वजह थी कि मां को शिवाजी अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हर संभव प्रयास किया करते थे। मां के सपने को ही कर रहे थे साकार। स्वराज्य की स्थापना के विचार और प्रयासों से शिवाजी एक और अपनी मां के सपने को ही साकार कर रहे थे। इस कल्पना में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार और सम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का अवसर दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। यही हिंदवी साम्राज्य उनकी महत्वाकांक्षा थी, जिसे पाने के लिए वे उस दौर की 2 जबरदस्त शक्तियों से लोहा लेने के लिए भी बिल्कुल तैयार खड़े थे। शिवाजी महाराज की नजर में हिंदुस्तान के सभी राज्य उस समय सिर्फ नाम मात्र ही राज्य का दर्जा रखते थे, लेकिन उनके स्वराज्य की कल्पना में सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार, उनकी संपूर्ण आजादी और उनके स्वाभिमान की रक्षा का कर्तव्य भी शामिल था। एक ऐसा लोकतांत्रिक, संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां जाति, धर्म और संस्कृति के भेदभाव से ऊपर देश के नागरिकों को समान रूप से सेवा का अवसर मिलने वाला था। यही सर्वश्रेष्ठ विचार था जिसे शिवाजी महाराज ने अपने प्रयासों की बदौलत देश भर में प्रचलित कर दिया था। अब भला लोग भी उनके साथ जुड़कर उन्हें सहयोग एवं समर्थन देने से क्यों पीछे हटते? शिवाजी महाराज ने तो अपने राज्य में धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा ना करने और अपनी प्रजा को सुशासन देने का संकल्प ले ही लिया था।
राज्याभिषेक की भी हुई थी आलोचना। इतिहास ये भी है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद को राजा घोषित किया तो उनका विरोध किसी अन्य धर्म के लोगों ने नहीं बल्कि स्वयं ब्राह्मणों ने किया था। उस समय की परंपराओं के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए वैदिक संस्कारों के अनुसार राज्याभिषेक करना आवश्यक था। लेकिन महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने घोषणा की कि छत्रपति शिवाजी महाराज को वैदिक तरीके से ताज नहीं पहनाया जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मण उन्हें शूद्र मतलब अछूत कहते थे और हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी शूद्र या छूत राजा नहीं बन सकता था। इतिहास में इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि छत्रपति शिवाजी जब महाराज बने तो एक ब्राह्मण को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। उनके इस कारनामे से पता चलता है उनके विशाल हृदय में समाज के हर एक वर्ग, जाति, संप्रदाय और समुदाय के लिए बराबर प्रेम और सद्भाव थे, जो बहुत कम शासकों में देखने को मिलते हैं। नारी सम्मान से जुड़ी महाराज की एक अनोखी और आदर्शपूर्ण कहानी। शिवाजी महाराज ने किसी भी नागरिक के साथ कभी भेदभाव ना करने का जो प्रण ले रखा था, वे उस संकल्प के प्रति आजीवन समर्पित रहे और उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करते रहे। यही नहीं बल्कि अपने राज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान दिलाने के मुद्दे पर भी उन्होंने मजबूत रणनीति और न्याय का रास्ता अपनाया था। वे पुरुष प्रधान समाज के विरोधी थे और महिलाओं के बिना समाज को अधूरा समझते थे। वे सिर्फ नारी सम्मान को बढ़ावा देने वाले एक शासक नहीं थे, बल्कि उनके आदर और समर्पण भाव के साथ दूसरे लोगों को प्रेरित करने वाले आंदोलनकारी भी थे। वे केवल एक वीर और तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि उनके आचरण और किरदार से उनके सकारात्मक चरित्र की साफ छवि भी दिखाई देती थी। इसी छवि के चलते ना तो उन्होंने किसी का नाहक खून बहाकर कभी अपनी तलवार को दागदार किया और ना ही किसी के साथ द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर अपने चरित्र को भी दागदार होने दिया। उनका मानना था कि स्त्री चाहे जिस किसी समाज की हो, सम्मान के लायक है और उस पर किसी हाल में भी जुल्म और अत्याचार नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को भी यही सीख दी थी कि वे अपने दायित्व के निर्वहन के बीच स्त्रियों को सबसे अलग नजरिए से देखें और उन्हें किसी किस्म का भावनात्मक या भौतिक कष्ट न पहुंचाएं। एक बार जब शिवाजी के एक सेनापति ने कल्याण के किले पर विजयी परचम फहराया तो हथियारों के जखीरे के साथ ढेरों बेशकीमती अकूत संपत्ति भी उनके हाथ लग गई थी। एक सैनिक ने एक खूबसूरत मुगल बाला को सेनापति के सामने पेश कर दिया। फिर क्या था, सुंदरता की मिसाल उस लड़की के हुस्न का जादू सेनापति पर भी असर छोड़ गया। सेनापति ने सोचा कि सुंदर उपहार को शिवाजी महाराज के सामने पेश करना चाहिए। वो उस नौयौवना को एक पालकी में बिठाकर शिवाजी महाराज के दरबार ले आया। शिवाजी उस समय राज्य की शासन प्रणाली और व्यवस्थाओं पर अपने सेनापतियों के साथ राजनीतिक चर्चा में व्यस्त थे। कल्याण के युद्ध में जीत का सेहरा पहनकर लौटे सेनापति ने शिवाजी से कहा, महाराज, मैं आपके समक्ष एक खूबसूरत उपहार प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये कहते हुए सेनापति ने अपनी उंगलियों से पालकी की ओर इशारा कर दिया। शिवाजी ने जैसे ही पालकी का पर्दा उठाया तो वहां एक खूबसूरत मुगल लड़की को देखकर हैरान और लज्जित रह गए। शिवाजी बेहद शर्मीले मिजाज के थे। ये नजारा देखने के बाद उनका सिर लज्जा के मारे झुका जा रहा था। उन्होंने यही कहा कि काश उनकी माता भी इस लड़की के जितनी ही खूबसूरत होती तो वो भी कमाल के खूबसूरत होते। ये कहने के बाद उन्होंने सेनापति को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई कि किसी पराये की लड़की को यहां उठा लाए? आश्चर्य है कि इतने दिन मेरे साथ रहने के पश्चात भी तुम मेरे स्वभाव और चरित्र की पहचान नहीं कर सके। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं गैरों की बहन बेटियों को स्वयं अपनी बहन बेटी के समान मानता हूं? अभी तत्काल इस लड़की को सम्मान के साथ उसके ठिकाने तक छोड़ाओ। बेचारे सेनापति को यह एहसास भी नहीं था कि जिस बेशकीमती तोहफे की बदौलत वो शिवाजी का दिल जीतना चाहता था, वही उनके क्रोध का कारण बन जाएगा। उसे बदले में इनाम नहीं
कड़ी फटकार सुनने को मिलेगी। खुद को इनाम का हकदार समझने वाला सेनापति शिवाजी के इस आचरण और बर्ताव पर हैरान रह गया, लेकिन मुगल सूबेदार की बहू को ससम्मान उसके घर तक पहुंचाने के आदेश के आगे वो मजबूर हो चुका था। वो कर भी क्या सकता था। उसने पालकी उठाई और शर्मिंदा होकर मुगल लड़की को उसके ठिकाने तक छोड़ आया। लेकिन मन ही मन उसने शिवाजी के आचरण और व्यक्तित्व पर गौर करते हुए उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया था। वो शिवाजी के व्यक्तित्व और आचरण से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। शिवाजी के राज में फैली हिंदवी साम्राज्य की सीमाएं। शिवाजी के कड़े संघर्ष, जोरदार प्रयास और कुशल नेतृत्व क्षमता की बदौलत अब हिंदवी साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार होने लगा था। शिवाजी का राज्य सूरत शहर से 60 मील दक्षिण में कोली देश से लेकर गोवा के दक्षिणी प्रांत यानी करावत शहर तक फैल गया था। इसी बीच पुर्तगालियों की 2 रियासत गोवा और दमन छूट गए थे। इस राज्य की पूर्वी सीमा रेखा पगलामा होते हुए दक्षिण की ओर नासिक और पुणे जिले के मध्य भाग से निकलती थी। इसके आगे से ये सतारा और कोल्हापुर जिले में घूमकर उत्तर कर्नाटक के किनारे गंगावती नदी पर जाकर समाप्त हो जाती थी। तत्पश्चात शिवाजी महाराज ने बेलगांव के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर आबाद कुप्पल जिले पर एक युद्ध अभियान छेड़कर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा जिंजी और बिल्लौर जैसे कई क्षेत्र भी शिवाजी के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। कहने का मतलब ये कि उनका साम्राज्य 48 जिलों तक फैल चुका था। फिर एक सवाल ये कि शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं कायम किया। इसका उत्तर यह है कि जिस स्वराज की उन्होंने स्थापना की है वो गुजरात से लेकर मद्रास तक एक सीमा है जो समुद्री इलाकों पर आधारित है। ये भी उनकी अंग्रेजों के कदमों को रोकने की एक खास रणनीति थी कि अगर उन्होंने भारत पर अपना प्रभुत्व और कदम बढ़ाने का दुस्साहस किया तो सर्वप्रथम उन्हें मराठाओं से लोहा लेना पड़ेगा। हिंदवी साम्राज्य का वास्तविक रूप। शिवाजी ने राज्य का शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों का चुनाव किया, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसी के साथ उन्होंने ये सुनिश्चित भी किया था कि हर बीघे की जमीन की पैदावार निश्चित होने के बाद उसके 2 भाग राजाओं को और 3 भाग प्रजा को दिए जाएंगे। सैनिकों को आदेशित किया गया था कि किसी क्षेत्र पर विजय का ध्वज फहराने के बाद वे कभी दुश्मनों की महिलाओं का निरादर और बच्चों का शोषण न करें। महिलाओं और बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव किया जाए। अगर उनके आदेशों की किसी भी सैनिक ने अवहेलना की तो उसके नतीजे में केवल सरकारी सेवाओं से बेदखल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि कड़ा से कड़ा दंड भी दिया जाएगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में शांतिपूर्ण फिजा में पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी भी शिवाजी महाराज ने अपने कंधों पर ले रखी थी। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास था कि उनके राज में सभी नागरिक समान अधिकार के पात्र हैं और धार्मिक आधार पर वे उनका बंटवारा नहीं कर सकते। इसीलिए सभी नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया था। यही नहीं बल्कि शिवाजी ने अपने राजनैतिक विवेक और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नौसेना का विकास भी किया था, ताकि दुश्मन और उसकी सेना से राज्य की संपूर्ण सुरक्षा की जमानत उपलब्ध कराई जा सके। उनके पास उस समय के आधुनिक माने जाने वाले 400 हथियार थे, जिसका इस्तेमाल वो युद्ध में दुश्मनों की सेना को मजा चखाने के लिए किया करते थे। शिवाजी ने नौसेना का गठन कर अपने सैनिकों को समुद्र की युद्ध नीतियों से परिचित कराया था। ये कितनी हैरत की बात है कि जिस शख्स ने कभी बचपन में समुद्र का दीदार तक नहीं किया था, उसने आज एक महाराजा का रूप धारण कर इतनी विशाल समुद्री सेना का गठन कर दिया था कि उनके दुश्मन किसी भी हमले से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय नौसेना के जनक के तौर पर भी ख्याति प्राप्त है। संघर्षपूर्ण रहा महाराज का जीवन। शिवाजी ने अपनी जिंदगी के हर एक मोड़ पर संघर्षों और कठोर परिस्थितियों का सीधे तौर पर सामना किया था। जिन विपत्तियों और घोर चिंताओं को उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में महसूस किया था, उनसे उन्होंने केवल निपटना ही
लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि वे इन विपत्तियों से मिले अनुभव से भारी फायदा भी उठाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि विपत्तियों को सहन करने की आदत के चलते वे हालात के धारे का रुख मोड़ने में सफल हो जाते थे। इस दौरान उन्हें कड़े निर्णय, प्रबल इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और जबरदस्त आत्मविश्वास का सहारा लेना पड़ता था, जो प्राकृतिक रूप से उनके भीतर विद्यमान था। राज्याभिषेक के बाद वे लंबे समय तक तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने जीवन की दैनिक गतिविधियों से जो सीख उन्होंने इस देश के लोगों को दी है, उससे इस देश का हर एक नागरिक फायदा उठा सकता है और देश हित में कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दे सकता है जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित और रोशन हो जाए। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने स्वाधीनता के लिए दुश्मनों से लड़ना नहीं छोड़ा और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए कभी हार नहीं मानी। शिवाजी के राज्य की आधारशिला फौजी ताकत पर नहीं रखी गई थी। उनके अधिकार क्षेत्र में लोकतंत्र की छत्रछाया में नागरिकों का राज कायम था। यहाँ उनके हितों और अधिकारों को ही सर्वोपरि रखा जाता था। शिवाजी महाराज के राज ने पूरे देश के सत्ताधारियों को न्याय और सुशासन की वो नई राह दिखाई जिस पर अमल करने के बाद कोई भी सत्ताधारी समूचे भारत के नागरिकों के लिए सशक्त लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और चौतरफा न्याय एवं सद्भाव का राज कायम कर सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिवेश शिवाजी महाराज के दिखाए गए मार्गों पर चलना जरूरी होता जा रहा है। तब जहां कुछ लोग इस देश के नागरिकों के दिलों में नफरत का बीज बोने और इसकी जड़ों में गर्म पानी डालने का काम कर रहे हैं। लोकप्रिय है शिवाजी के कुशल व्यवहार और सहनशीलता का ये किस्सा। एक बार शिवाजी महाराज किसी जंगली रास्ते से होकर गुजर रहे थे कि उसी बीच एक पत्थर उनके माथे पर आ लगा। पत्थर वजनदार था और शिवाजी दर्द से कराह उठे। उन्हें सख्त गुस्सा आ रहा था। तभी एक पेड़ की ओट से एक वृद्धा सामने आई और कहा, क्षमा करें महाराज, ये पत्थर मैंने वृक्ष से फल तोड़ने के उद्देश्य से फेंका था, जो गलती से आपके सिर पर जा लगा। वृद्धा की बात सुनकर शिवाजी का गुस्सा सर्द पड़ गया। उनका दिल वृद्ध महिला के प्रति अब मेहरबान हो गया था। वे देर तक सोचते रहे कि क्यों ना वो भी पेड़ों जैसे सहनशील बने जो पत्थर फेंकने वालों को भी फायदा पहुंचाते हैं। लाख पत्थर पड़े मगर वे मनुष्यों से दोस्ती में कभी दरार नहीं आने देते। यही महान लोगों की फितरत होती है। वे नकारात्मक घटनाओं से भी अच्छे पहलू तलाश कर लिया करते हैं। उनके स्थान पर अगर कोई साधारण शख्स होता तो वो बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए फटकार जरूर लगाता, लेकिन शिवाजी विनम्र और विवेकशील तबीयत के मालिक थे। उन्होंने बुढ़िया को केवल माफ ही नहीं किया बल्कि उसके साथ सम्मान और नरमी का बर्ताव भी किया। शिवाजी के आचरण और किरदार पर एक नजर। वैसे तो शिवाजी अपनी युद्ध की रणनीति, राजनीति, चालबाजी, चतुराई, शौर्य और साहस के चलते अपने दुश्मनों में एक अलग और भयभीत कर देने वाली पहचान रखते थे। लेकिन बात जब उनकी प्रजा में शामिल गरीबों, असहायों, दुखिहारों, वंचितों और शोषितों के हित के संरक्षण की आती थी तो उनका हृदय नम्रता और दयालुता से घुलने लगता था। वे अपने राज में किसी भी दुखियारे को ढीली हालत में देखना कतई पसंद नहीं करते थे और जिस किसी दुखी व्यक्ति की उन्हें खुद या सूत्रों के हवाले से खबर मिल जाती थी वे उसके दुखों को हरने के लिए एकदम बेचैन हो जाया करते थे। यही नहीं, शिवाजी कार्य के आधार पर भी कभी बंटवारा नहीं करते थे और अपने नौकरों के साथ भी भला बर्ताव किया करते थे। एक बार अपनी मौत से कुछ दिनों पहले शिवाजी महाराज को यह खबर लगी कि उनके एक खास सहयोगी दुनका जी ने सभी प्रशासनिक कार्यों से मुंह मोड़कर वैराग्य धारण कर लिया है। तो शिवाजी महाराज ने उन्हें एक पत्र लिखा। इस पत्र में उनके कुशल आचरण और व्यवहार की साफ झलक मिलती है। पत्र में कहा गया था, प्यारे बंधु, तुम्हारे पत्र अब पूर्व की भांति नहीं मिल रहे, मन उदास है। रघुपंत के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम काफी उदास और हतोत्साहित हो चुके हो। इस उदासीनता के चलते तुम ना तो अपने राज्य की परवाह कर रहे हो, ना ही अपने शरीर की भी उचित देखभाल कर पा रहे हो।
तुम्हारे इस व्यवहार से लोगों को संदेह होने लगा है कि कहीं तुम बैरागी ना बन जाओ। तुम्हारी सेना सुस्त और मंथर पड़ चुकी है और तुम भी। ऐसा लगता है कि अपने पिता के सत्य पर आधारित दृष्टांत को भूल रहे हो। एक लंबे समय तक तुमने अपने पिता का जबरदस्त सहयोग किया है और अब तुम्हारी ये हालत देखकर स्पष्ट होने लगा है कि तुम अपने पिता के मार्गदर्शन व्यक्तित्व का फायदा उठाना भी भूलने लगे हो। तुम्हारे पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने अदम्य साहस बल और आत्मविश्वास की बदौलत चिरकाल से दुश्मनों की नाक में दम कर रखा था और प्रबल रणनीति से अपने आप को भयंकर मुसीबतों से भी सुरक्षित रखा था। तुम्हें उनकी विद्वत्ता और गंभीर व्यक्तित्व से फायदा उठाने के बहुत से अवसर मिले, मगर तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया और एक ऐसे समय में वैराग्य धारण कर लिया जब हम चौतरफा खतरनाक शत्रुओं से घिरे हुए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे हालात में वैराग्य धारण नहीं करना चाहिए था। यह वैराग्य भी तुम्हारे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। तुमने अपने राज्य के कार्यों और खजानों को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया है कि वो अवसर मिलने पर तुम्हारे अस्तित्व के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ऐसे संवेदनशील और ऐसे नाजुक समय में तुम्हारा वैराग्य धारण करने वाला कदम उचित है? ऐसे समय में अगर तुम अपनी शारीरिक अवस्था का संपूर्ण सर्वनाश कर दो तो क्या ये बुद्धिमानी कहलाएगी? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए सम्मान बचा हो तो इस कदम से बाज आ जाओ और निद्रा त्याग कर अपने फैसले को वापस ले लो। अपनी प्रजा की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझो। अपने व्यक्तित्व के परिवर्तन पर भी ध्यान दो कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो। उठो बंधु, मेरे चित्त के दुख को हरो। वैराग्य वृद्धावस्था में धारण करना। इस समय अपनी ताकत को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और सामरिक नीतियों से दुश्मनों का मुकाबला करो। इस चिट्ठी को पढ़े या सुनकर कोई ये आवाज नहीं उठा सकता कि शिवाजी महाराज ने ये चिट्ठी बेमन होकर लिखी थी। इस ऐतिहासिक चिट्ठी में कुछ ऐसे विचार अंकित हैं जो उनकी सहृदयता, सहिष्णुता और विवेकशीलता को प्रमाणित करते हैं।